In a big development, India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. Global push to EVs boosting the price of lithium to a record high in China. India's reported discovery of 5.9 million tons of lithium in the state of Jammu and Kashmir has been welcomed by global automakers. So with this discovery, India can end its reliance on China. Some call it white gold. It's a critical material used in batteries, and of course demand is skyrocketing as energy companies and car makers move away from fossil fuels. 9 फरवरी 2023 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में उनको 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का लिथियम रिजर्व मिला है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जो कि भविष्य का पेट्रोलियम है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जो हमारे फ्यूचर को पावर सप्लाई करने वाला है। ये एक ऐसा मेटल है कि जो किसी भी देश को एक सुपर पावर बना सकता है। तो क्या इंडिया अब एक सुपर पावर बनने वाला है? क्योंकि इंडिया में मिली इस लिथियम की डिस्कवरी के बाद इंडिया अब ग्लोबल लेवल पे लिथियम रिजर्व्स के मामले में चौथे नंबर पे आ जाता है। अब क्या इंडिया उसी तरीके से तरक्की करेगा जैसे 1930s में ऑयल मिलने के बाद सऊदी की तरक्की हुई थी? क्या अब इंडिया उसी तरीके से वर्ल्ड के एनर्जी सप्लाई को डोमिनेट कर पाएगा जैसे सऊदी अरेबिया पेट्रोल की डिस्कवरी के बाद या पेट्रोलियम की डिस्कवरी के बाद पूरे वर्ल्ड के एनर्जी सप्लाई को डोमिनेट करता है? जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल मिलने के बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की काया पलट हो गई थी, क्या अब वैसे ही भारत की काया पलट होने वाली है? क्या भारत को उसका खजाना मिल गया है? इस वीडियो के अंदर में हम इन सारी बातों पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्यों लिथियम को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों लिथियम एक इतनी इंपॉर्टेंट मेटल बन जाती है कि वो किसी भी देश को एक सुपर पावर बना सकती है। इंडिया के लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ सकती है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसका कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो कम से कम 3 लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके वीडियो को वायरल करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा और मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटफुल रहूंगा। 20th सेंचुरी में ऑयल जैसे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की ब्लड लाइन थी, 21st सेंचुरी इज ऑफ लिथियम। 20th सेंचुरी में जिस भी देश के पास में ऑयल था वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकती थी। 21st सेंचुरी के अंदर में जिस कंट्री के पास में लिथियम के रिजर्व्स होंगे वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकता है। इतना पोटेंशियल लिथियम के पास में है, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज अब धीरे धीरे ग्रीन फ्यूल और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। हर एक कंट्री के अपने अलग अलग टारगेट हैं। जैसे कि इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 2030 तक कम से कम 30% प्राइवेट व्हीकल्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। जर्मनी, स्वीडन और यूके जैसे देश बोलते हैं कि उनको 100% इलेक्ट्रिक कंट्री बनना है 2030 तक, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो जिस रेट से हम पेट्रोलियम को कंज्यूम कर रहे हैं 2050 तक पेट्रोलियम के रिजर्व्स खत्म होने लगेंगे। ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन इमिशन जैसे प्रॉब्लम इस तरह के प्रॉब्लम को और सीवियर बना देते हैं और क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारा पुश है उसको और मोटिवेट करते हैं। तो अब फाइनली ये तो कंफर्म है कि क्लीन एनर्जी ही फ्यूचर है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो सोलर के फॉर्म में हो, चाहे वो विंड के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो। इसके साथ में प्रॉब्लम बस इतनी है कि इन किसी भी मेथड से आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस तो कर लोगे, बट उसको स्टोर कैसे करोगे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको जब भी बिजली की जरूरत है या पावर की जरूरत है तो आप छत पे जाओगे, सोलर पैनल से कपड़ा हटाओगे और आपको पावर मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सोलर के थ्रू या हाइड्रो के थ्रू या विंड के थ्रू पहले एनर्जी बना के उसको कहीं स्टोर करनी पड़ेगी ताकि जब आपको जरूरत हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सको। और इसके लिए हमको चाहिए एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज ऑप्शंस जो कि कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। इसके साथ ही अगर हम क्लीन एनर्जी के सबसे कॉमन यूज केस जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया के अंदर में इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी जो ईवी है उसका अडॉप्शन रेट बहुत स्लो है। इसके 2 प्राइमरी रीजन समझ में आते हैं। पहला, प्राइस। बैटरीज जो कि ईवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ईवी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और एंड यूजर के लिए वो ईवी महंगी हो जाती है। जो गाड़ी पूरी की पूरी बाहर से ही बन के आती है, कंप्लीट बिल्ट इन यूनिट्स जो होती हैं उनके ऊपर में कस्टम्स इतना ज्यादा लगता है, इंपोर्ट इतना ज्यादा लगता है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पाती है और इसी वजह से टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है।
जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्लो अडॉप्शन रेट के पीछे, वो है एक ट्रस्ट फैक्टर का। मतलब जनरली ईवीज की रेंज इतनी कम होती है, 100, 200, 250, 300 किलोमीटर की होती है कि कंज्यूमर को जो फ्रीडम मिलती है एक 4 या 2 व्हीलर ओन करके, वो ईवीज के थ्रू नहीं मिल पाती है। ईवीज उसको अभी डिलीवर नहीं कर पाती है। हमारे मन में हमेशा ये संकोच रहता है कि अगर चलते चलते रास्ते में बंद हो गई तो इसको हम चार्ज कैसे करेंगे। इसको चार्ज करने में बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से अभी हम वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाए हैं ईवी के ऊपर। और इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर में। ज्यादा एफिशिएंट बैटरीज, चार्जिंग स्टेशन, सुपर चार्जिंग नेटवर्क, सब कुछ डेवलप किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जा सके। लेकिन ईवीज का केस किसी नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं है। पेट्रोल, सीएनजी या डीजल गाड़ियों में आप पंप पे जाते हैं, 1000 रुपए देते हैं और 2 मिनट में आपका काम खत्म हो चुका होता है, आप आगे अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। ईवीज को चार्ज करने के लिए अगर आप एक सुपर चार्जिंग स्टेशन पे भी जाएंगे तो कम से कम 30 मिनट का समय तो आपको वहां पे देना पड़ेगा। और आपके नॉर्मल होम सेटअप के अंदर में ओवरनाइट चार्ज करने के बाद ही इसको आप सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ईवी के केस में सॉल्यूशन रीफ्यूलिंग या फिर रिचार्जिंग नहीं है। सॉल्यूशन है एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना जो ज्यादा एफिशिएंटली, लाइट वेट होने के साथ में इतनी एनर्जी स्टोर कर सके कि हमको 400, 500, 600 किलोमीटर का रेंज मिल पाए, ताकि कंज्यूमर के अंदर में वो फ्रीडम वाली फीलिंग आए और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो अगर मसला बस इतना सा है कि हमको एक ऐसी बैटरी चाहिए जो हमको ज्यादा रेंज दे सके, तो मार्केट में ऑलरेडी इतनी अलग अलग वैरायटी की बैटरीज मौजूद हैं, अलग अलग सिस्टम की बैटरी मौजूद है। तो जो लिथियम आयन बैटरीज है या जो लिथियम है, उसको लेकर के इतना हवा क्यों बना हुआ है? इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा बैटरी के इवोल्यूशन को। साल 1800 में पहली बैटरी का आविष्कार हुआ था और उसके कुछ 60 सालों के बाद पहली रिचार्जेबल बैटरी का इन्वेंशन हुआ, जो बैटरी बेस्ड थी लेड एसिड टेक्नोलॉजी के ऊपर में। और तब से लेकर के आज तक जो मोस्टली बैटरीज बनती हैं वो इसी टेक्नोलॉजी, इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट आपकी कार और बाइक में जो बैटरीज लगती हैं, जो आपके कार को स्टार्ट करने या इग्निशन ऑफ होने के बाद लाइट को ऑन रखने में हेल्प करती हैं, वो बैटरीज भी लेड एसिड बेस्ड ही होती हैं। ये बैटरीज के साथ प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये काफी बल्की है, काफी एनर्जी इनएफिशिएंट है और इसके अंदर में हम ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते हैं। आपके रिमोट या फ्लैशलाइट में लगने वाली जो बैटरी है उसको हम निकल कैडमियम बैटरी बोलते हैं, जिसका इन्वेंशन 1899 में हुआ था। अभी तक की सभी बैटरीज काफी कम पावर स्टोर कर पाती थी, एनर्जी एफिशिएंसी उनकी बहुत कम थी और हैवी यूजर्स के लिए वो सही नहीं थी। फिर जाकर के साल 1985 में 3 साइंटिस्ट, जॉन बी गुडनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरो योशिमो ने मिलकर एक ऐसी बैटरी बनाई जो कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। इन तीनों को इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और इन तीनों ने जिस बैटरी का आविष्कार किया था वो थी लिथियम आयन बैटरीज। अब समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज क्यों सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्यों लेड, कोबाल्ट या निकल वाली बैटरीज इसके आसपास भी नहीं है, इसको टक्कर भी नहीं दे सकती हैं। और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन यूज केस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। लेड एसिड बैटरीज का सैचुरेशन लेवल 100 माइल्स पे आ जाता है। मतलब इसके बाद आप चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी बना लो, स्टोरेज बढ़ा लो, जो इंपैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। निकल मेटल हाइड्राइड बेस्ड जो बैटरीज हैं उनका भी सैचुरेशन लेवल 175 माइल्स पे ही हो जाता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज का सैचुरेशन लेवल 350 माइल्स पे तो स्टार्ट ही होता है। मतलब अगर स्टोरेज बढ़ाएंगे तो रेंज भी बढ़ाई जा सकती है, जो इसको ईवीज के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती है। 350 माइल्स का मतलब है ऑलमोस्ट 560 किलोमीटर, जो कि एक काफी अच्छी रेंज होती है। इसके अलावा लिथियम इज द 3rd लाइटेस्ट मेटल, मतलब ये काफी लाइट वेट है, जो इसके एप्लीकेशन को आसान बनाता है और इसके यूज केसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लिथियम आयन बैटरीज की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 99% से ज्यादा है, यानी इसमें स्टोर की गई सारी एनर्जी का 99% आप एक्चुअली में यूज कर सकते हो और सिर्फ 1% ही वेस्ट होती है। इसके कंपैरिजन में अगर लेड एसिड बैटरीज को देखें तो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ 70% है। लिथियम मेटल बैटरीज की एफिशिएंसी 90% है और निकल कैडमियम की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 85% है। इन सब बातों के अलावा लिथियम की जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी सबसे ज्यादा है। आसान भाषा में समझाऊं तो 1 किलो की बैटरी के अंदर में किसी भी और बैटरी के मुकाबले आप ज्यादा पावर स्टोर कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज के केस में। लेड एसिड बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 30 to 50 वॉट आवर पर केजी है।
निकल कैडमियम की 45 टू 80 वॉट आवर पर केजी के बीच है। निकल मेटल हाइड्राइड के केस में 60 टू 120 वॉट आवर के बीच की आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाती है, लेकिन लिथियम आयन की एनर्जी डेंसिटी 50 टू 260 वॉट आवर पर केजी है। मतलब 1 किलोग्राम की लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड के मुकाबले 3 से 8 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। ये बातें लिथियम आयन को वेट, एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी डेंसिटी तीनों में ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाती है। आपके स्मार्टफोन से लेकर के लैपटॉप, टैबलेट से लेकर के ईवीज, हर जगह लगने वाली बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज ही हैं और इन बैटरीज का सबसे मेजर कंपोनेंट है लिथियम। अब आप समझ सकते हैं कि जो चीजें इतनी ज्यादा डिमांड में है, मार्केट में बिक रही है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, आपका लैपटॉप हो या ईवीज हो, जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, वहां का जो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरी, उसमें लगने वाला कंपोनेंट है लिथियम। तो अगर जिस देश के पास लिथियम है वो देश वर्ल्ड का सुपर पावर बनने का पोटेंशियल रखता है, वो देश वर्ल्ड को डोमिनेट करने की पोटेंशियल को रखता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये बात सच है कि नहीं है। पूरी दुनिया में लिथियम की नोन सप्लाई है अराउंड 80 मिलियन मेट्रिक टन, जिसमें से 80% सिर्फ अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और ऑस्ट्रेलिया के पास है और इसमें से भी 54% सिर्फ अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के पास है, जिसकी वजह से इन तीनों देशों को मिलाकर के कहते हैं साउथ अमेरिकन लिथियम ट्रायंगल। अब अगर ये देश लिथियम रिजर्व्स के मामले में इतने ज्यादा रिच हैं, इनके पास इतना ज्यादा रिजर्व है लिथियम का और लिथियम इतना क्रूशियल एक मेटल है 21st सेंचुरी के लिए, तो ये साउथ अमेरिकन देश पैसों के मामले में इतने रिच क्यों नहीं है? जैसे सऊदी अरेबिया ऑयल की वजह से रिच है या फिर अरब कंट्रीज के पास ऑयल है तो उनके पास पैसा है, वैसे ही ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज ग्लोबल बैटरी मार्केट को डोमिनेट क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं ये डोमिनेट करती है स्मार्टफोन या फिर ईवी या फिर किसी भी और इलेक्ट्रिक पेरिफेरल मार्केट को? इसका रीजन है कि इनके पास रिजर्व्स तो हैं, बट इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, इनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि कैसे इस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करें, रिफाइन करें और इसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करें। तो आखिर किसके पास है ये एक्सपर्टाइज? गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपने चाइना का नाम गेस किया है तो आप बिल्कुल सही है। चाइना के बारे में आप कितना भी भला बुरा कह लीजिए, बट उसके डोमिनेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लिथियम का जो ग्लोबल मार्केट है वो $70 बिलियन का हो चुका है और इसका एक बहुत मेजर पार्ट सिर्फ चाइना के पास। वर्ल्ड की टोटल लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन का 80% सिर्फ चाइना में होता है, 7% अमेरिका में होता है और बाकी का बचा हुआ 13% और छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है। इनफैक्ट भारत के अंदर में भी जो हम लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करते हैं उसमें से 70% हम सिर्फ चाइना से करते हैं। साल 2020-2021 के अंदर भारत ने 175 करोड़ का लिथियम मेटल और लगभग 8,800 करोड़ की लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की थी दूसरे देशों से, जिसमें से 70% पैसा सिर्फ चाइना के पास गया था। अब अगर चाइना के पास इतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है तो लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन में वो अपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट कर रहा है? ये हो पा रहा है चाइना की टेक्नोलॉजी, उसके स्किल्ड लेबर और उसकी विजन के दम पे, और चाइना हमेशा से ऐसा ही करता आया है। सोलर पैनल्स का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज सोलर पैनल्स के ग्लोबल प्रोडक्शन का 75% सिर्फ चाइना में होता है और लिथियम आयन बैटरीज के साथ भी चाइना ऐसा ही कर रहा है। इन्वेंशन हुआ अमेरिका में, कमर्शियलाइज किया गया जापान में, एक्सट्रैक्शन होता है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, लेकिन मोनोपोली किसकी है, डोमिनेंस किसका है? चाइना का। चाइना सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज में ही नहीं बल्कि सोलर एनर्जी में भी नंबर 1 है, हाइड्रो एनर्जी में नंबर 1 है, विंड एनर्जी में नंबर 1 है। बेसिकली चाइना ग्रीन एनर्जी के किसी भी सोर्स में नंबर 1 है, क्योंकि चाइना को समझ में आ गया है कि ग्रीन एनर्जी में ही फ्यूचर है। चाइना को समझ में आ गया है कि दिस क्लीन एनर्जी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड उनको इसका सुपर पावर बनना है। अब चाइना ने कैसे क्रिएट की अपनी मोनोपोली, आइए उसको समझते हैं। चाइना ऑलरेडी लिथियम ट्रायंगल से आने वाले लिथियम सप्लाई को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। चाइना की कंपनी टियांकी लिथियम, चिली की एक लिथियम माइनिंग कंपनी SQM का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। चाइना की कंपनी गांगफेंग अर्जेंटीना की एक लिथियम प्रोजेक्ट में 51% मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है। चाइनीज कंपनीज ने बोलीविया के लिथियम रिजर्व्स में भी हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है।
चाइना की कंपनी तियांकी के पास दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड रॉक लिथियम माइन में भी 51% शेयर है, जो कि एक मेजॉरिटी स्टेक होता है। तो ये बात तो साफ है कि शायद चाइना के पास लिथियम के सबसे बड़े रिजर्व्स नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल उन सभी देशों को करता है जिनके पास ये रिजर्व अबंडेंस में अवेलेबल है। And only because of this reason, आज world is more dependent on China for the production of lithium-ion batteries than on South American countries. चाइना इस इंडस्ट्री को इस कदर डोमिनेट करता है कि वर्ल्ड की 200 सबसे बड़ी जो मेगा फैक्ट्रीज हैं जहां पे ये बैटरीज बनती हैं, उनमें से 148 चाइना में है। वर्ल्ड की लिथियम आयन बैटरीज की टॉप 10 कंपनीज में से 6 अकेले चाइना में अवेलेबल है। लेकिन अब ये सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि इंडिया में 5.9 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व मिला है लिथियम का। इंडिया में लेबर है, इंडिया में स्किल है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी आएगी धीरे धीरे, और इंडिया के पास एक विजन है, पोटेंशियल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को अचीव करने से हमको क्या रोकती है, आइए अगले पार्ट में हम समझते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के, वो अभी G3 कैटेगरी में है, यानी कि उनको हम इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में शॉर्ट कह पाना अभी थोड़ा जल्दी होगा। उनके बारे में अभी और रिसर्च और स्टडी होना जरूरी है, ताकि क्वांटिटी, क्वालिटी, माइनिंग फिजिबिलिटी, कॉस्ट वर्सेस रिटर्न और एनवायरमेंटल इंपैक्ट जैसी चीजों के बारे में हम बात कर पाए। जब ये रिसोर्सेज G2 या G1 कैटेगरी में आ जाएंगे, उसके बाद ही हम इनको माइनिंग के लायक मान सकते हैं, या उसके बाद ही इनकी माइनिंग संभव है। और ऐसा होने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अपने खुद के भी कुछ चैलेंजेस हैं। पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जिसको जैश ए मोहम्मद की बैकिंग है, उसने एक ओपन धमकी दी है कि कोई भी कंपनी अगर इस माइन को या इस रिजर्व को हाथ लगाने की कोशिश करेगी तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। लोगों में हिंसा भड़काने के लिए या लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के रिसोर्सेज सिर्फ वहां के लोगों के हैं, किसी बाहर के इंसान का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। खैर, ये पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं। किसी भी और रिसोर्स की तरह लिथियम के माइनिंग के भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं। सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन इससे काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में 2.2 मिलियन लीटर्स पानी लगता है, जो कि एक ओलंपिक साइज पूल में जितना पानी होता है उसके बराबर है। इसके अलावा सबसे बड़ी हर्डल है वो है लेबर और टेक्नोलॉजी की। अब इंडिया और चाइना दोनों में ही लेबर काफी सस्ती है, जो कि ये बैटरीज प्रोडक्शन के लिए एक काफी अच्छी बात है। लेकिन चाइना के लेबर और इंडिया के लेबर में एक मेजर डिफरेंस यह है कि चाइना में मोस्टली स्किल्ड लेबर है और इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में चाइना से मीलों पीछे है। इंडिया के पास एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन की कोई एक्सपर्टाइज नहीं है लिथियम आयन को लेकर के। इंडिया में फिलहाल सिर्फ एक लिथियम रिफाइनरी है, जो कि अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। इंडिया के पास लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करने का भी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। अभी ही अपने लिथियम आयन यूजेस का सिर्फ 1% हम रिसाइकल कर पाते हैं। एस्टिमेट्स की माने तो साल 2030 तक पूरी दुनिया में लगभग 2 मिलियन टन यूज्ड लिथियम बैटरीज होंगी, जो काफी रिएक्टिव होती हैं, जो काफी जल्दी आपके पानी को और सॉइल को खराब कर देती हैं, वो उसको पॉल्यूट कर देती हैं। आज हमको सही डायरेक्शन में अपने लेबर को, अपने टेक्नोलॉजी को पुश करने की जरूरत है, ताकि हम लिथियम आयन के मार्केट में अपने प्रेजेंस को फील करवा सकें। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर में कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं है। लिथियम आयन सेल्स और बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में। इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर करके इस टेक्नोलॉजी को, इस स्किल को, इस एक्सपर्टाइज को धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे पीएम कौशल विकास योजना, ग्रीन स्किल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इस तरह की काफी सारी स्कीम्स हैं जो कि स्किल गैप को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे कई सारे स्कीम्स हैं जो कि लेबर को ट्रेन करके उनको स्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इन सारे स्कीम्स में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस डायरेक्शन में काफी हेल्प करती है। अलग अलग स्टेट ईवी परचेजिंग को लेकर के काफी सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, जो कि कंज्यूमर्स को पुश करता है, मोटिवेट करता है कि आप जाकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में आता है, इस सेक्टर में आता है और टेक्निकल एक्सपर्टाइज डेवलप हो पाती है।
इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीनरी है उसको हम इंपोर्ट फ्री कर देंगे। मतलब अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो उस पर कुछ इंपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही बनी बनाई जो बैटरीज बाहर से आती हैं या फिर बनी बनाई जो व्हीकल्स बाहर से आ रही हैं इलेक्ट्रिक वाली, उनके इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक पुश मिले। जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में आकर के अपना प्लांट सेटअप करने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 4000 मेगावाट आवर्स के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग बेसिकली एक इकोनॉमिक सपोर्ट की तरह होता है, जिसमें गवर्नमेंट आपके इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का कुछ % आपको रिटर्न कर देती है या आपको उस वहां पे इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है, ताकि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने की वो इंक्रीज हो सके और आपको एक पुश मिल सके कि आप इंडस्ट्री यहां पे आकर के सेटअप कीजिए। इंडिया एक लिथियम आयन हब बनेगा कि नहीं बनेगा, इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा, सुपर पावर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि अगर हम अपना 1000% देते हैं, अगर एक विजन के साथ हम काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, बट अगर शिद्दत से और लगन से काम किया जाए तो एक दिन मिल जरूर जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।